में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे चर्चित राजस्थान एसआई भर्ती 2021 जो सवालों में खड़ी हुई। एसओजी ने जांच की, कई थानेदार इसमें गिरफ्तार भी हुए, कई उनके परिजन। फर्जीवाड़े की कई परतें इसमें खुली। एसओजी ने एसआईटी की टीम का नेतृत्व एसओजी ने किया और इसका पूरा एक खोला, लेकिन मामला अदालत में चला गया। अदालत में जाने के बाद सुनवाई चलती रही काफी। 2024 अगस्त से ही मामला चल रहा और एक साल में करीब इसका फैसला सामने आया है। और फैसले में क्या कुछ है? भर्ती रद्द, और यह भी कहा गया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और वहां के कुछ सदस्य, उनकी भूमिका संदिग्ध रही है, लिहाजा जो कुछ भी अभी कुछ हुआ है खर्चा उनसे वसूल भी किया जाना चाहिए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे AK जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ स्टूडियो से योगेंद्र जोशी साहब, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ में हैं। मैं जैन साहब का रुख करना चाहूंगा एक बार। जैन साहब, भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि जो सफल अभ्यर्थी हैं, जिन पे किसी तरह का लांछन नहीं है, उनका क्या कसूर है? और यह सवाल अभी नहीं, खड़ा भी रहेगा। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जब अन्याय इसी तरह से होती है उसी वक्त भर्ती रद्द करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर पब्लिक डोमेन में अगर पेपर आ जाता है तो साफ है कि लीक हो चुका है, और लीक होने के साथ ही परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। वो सब हुआ नहीं, तो अब अदालत के फैसले के जरिए ये सब कुछ है। तो जानना चाहेंगे कि जो सफल अभ्यर्थी हैं, क्या उनके पास भी कोई रास्ता बचा है? स्थगित कर दी जाती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि जब व्यापक स्तर पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई हो और जब ये संभव नहीं हो भेद करना कि किस व्यक्ति ने गड़बड़ की है और किस व्यक्ति ने गड़बड़ नहीं की है, ऐसी परिस्थिति में परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक इंडिविजुअल हित की बजाय व्यापक हित महत्वपूर्ण होते हैं। यह कि यही स्थिति राजस्थान में है। 50 से ज्यादा अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं, 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 से ज्यादा बड़ी बड़ी ऑपरेटिंग गैंग्स पकड़ में आ चुकी हैं, और अभी भी निरंतर रूप से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए लोग पकड़ में आ रहे हैं, बल्कि आरपीएससी के चेयरमैन तक इसकी आंच पहुंच रही है। ऐसी परिस्थिति में मात्र इसलिए कि कुछ लोग जो ईमानदारी से बढ़ते हुए, उनका क्या होगा अगर परीक्षा रद्द करने से रोक दिया जाए तो सारा व्यापक हित का नुकसान होगा। जो लोग परीक्षा में ईमानदारी से पास हुए हैं उनके लिए भी हाईकोर्ट ने ऑप्शंस दिए हैं कि जो लोग दूसरी नौकरियों से आए उनकी नौकरियों को वापस सुरक्षित किया जाए। ये भी कहा है कि सरकार अगर चाहे तो भी कई व्यवस्थाएं कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए सरकार चाहे तो दोबारा परीक्षा करवाए, इन लोगों को क्वालिफाई, इन लोगों को वापस उसमें उम्र जिनकी निकल गई है उनको भी भाग लेने की अनुमति दे, और यदि ये लोग चयनित हो जाते हैं तो इनको अपनी पुरानी वरिष्ठता बहाल करे, सारी की सारी वरिष्ठता बहाल करे। परंतु अजीब सी स्थिति है कि राजस्थान सरकार का जो एटीट्यूड इस पूरे मामले में रहा वो एक बड़ा संदेहास्पद रहा है। एसओजी ने रिकमेंड किया कि परीक्षा में इतनी गड़बड़ियां कि रद्द होना चाहिए। गृह विभाग ने कहा, एक कैबिनेट की कमेटी बनी, उसने कहा, एजी ने राय दी, महाधिवक्ता ने राय दी कि भर्ती होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, और उसके बाद अचानक भर्ती रद्द होने के फैसले को कहा कि सरकार ने नहीं माना। भाई, इससे बड़ी सरकार तो कौन बचती है जिसने नहीं माना, और नहीं माना तो क्यों नहीं माना? पहली बार हुआ इतिहास में कि महाधिवक्ता की दी हुई राय का अदालत में खंडन करने के लिए उनके अधीनस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता को भेजा गया। ये सारी की सारी परिस्थितियां अपने आप में गंभीर स्थिति को पैदा करनी है, परंतु सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को नुकसान इसमें होगा इसलिए ये सारे बेईमानों को नौकरी करने दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है और यही इस मामले में हुआ है। हाई कोर्ट ने पूरा मौका दिया सरकार को, बार बार कहा कि आप निर्णय करके आइए, पर सरकार शुरू में तो कहा जो अदालत कहेगी वो हम मान लेंगे। उसके बाद सरकार ने अपना स्टैंड ही बदल लिया कि हम भर्ती को रद्द नहीं करेंगे।
अरे जो सरकार चुनाव ही इसलिए जीत के आई थी कि वो भर्ती के घोटाले बना रही थी, उस सरकार ने इतना क्यों बदला? ये प्रश्न तो खैर आम जनता का प्रश्न है, कानूनी बिंदु नहीं है, पर हर एक के मन में ये बात जरूर उठती। कोर्ट ने भी ये महाधिवक्ता से कहा था कि भाई आप इसमें सरकार की तरफ से कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप तो ओपिनियन दे चुके हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। फिर उसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता है, पर ये सारी बातें हैं, पर ये भर्ती रद्द होनी चाहिए थी। आज से 2 साल पहले रद्द होनी चाहिए थी, सरकार को खुद रद्द करना चाहिए था। जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए थी, पर जानबूझकर सरकार ने इसको लंबा किया और अल्टीमेटली कोर्ट ने ही ये बता दिया, माननीय न्यायाधिपति समीर जैन को सैल्यूट की, उन्होंने ये बता दिया कि जब भी संवैधानिक पर संकट होगा, जब भी कुछ संस्थाएं कानून अपने आप को कानून से ऊपर मानने लगेंगी, तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका हिंदुस्तान में मौजूद है और वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगी। जैन साहब आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। मैं अभी दूसरे पैनलिस्ट का रुख करना चाहूंगा। तो AK जैन साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो विधिवेत्ता हैं, और उन्होंने बताया कि भर्ती तो रद्द होनी थी क्योंकि सिफारिश से चाहे SOG की हो, चाहे मंत्रिमंडलीय समिति की हो, और आखिर ये रद्द होगी। चलिए जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। इस भर्ती रद्द के साथ में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, चाहे वो नकलची हो या दूसरी तरह से, या कहूं कि असंवैधानिक तरीके से जो लोग काम करते हैं, आज नहीं तो कल जब उनका भंडा फूटेगा तो वापस सलाखों के पीछे भी जाएंगे, उनको जो रिवार्ड या जॉब मिलती है वो भी छीनी जाएगी। तो ये भी एक सरकारों को कुछ करना चाहिए। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें पैसे सजा के साथ साथ दंड का भी एक प्रावधान किया है, पर अब वो कितना कारगर कैसे रहेगा ये मुझे पता नहीं, या अमेंडमेंट करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल इस भर्ती को रद्द करने से क्या एक नजीर पेश की जाएगी राजस्थान के लिए, देश के लिए? देखिए योगेंद्र जी, ये पहली बार मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली में भी नीट के मामले में बहस हुई थी न्यायालय में, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन पूरे देश में यही एक राज्य ऐसा है जहाँ न्यायपालिका के न्यायाधीश ने जनता की भावनाएं नंबर 1, दूसरा जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके पेपर लिया है उनके खिलाफ, और जो ईमानदारी से जो पेपर देना चाह रहे थे उन लोगों के फेवर में ये इस प्रकार का निर्णय हुआ है। ये पहली बार हुआ है और ये राजस्थान के लिए नजीर है। अगर आप ये कहते हैं कि साहब कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी मेहनत से पास हुए होंगे, उनके साथ अन्याय हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि 1 महीने परीक्षा से 1 महीने पहले पेपर बाहर आ गया, और वो भी किन के माध्यम से? जो आयोग के सदस्य हैं उनके माध्यम से, फिर उनके बेटे बेटी पड़ोसी ये वो, और अभी हाल फिलहाल जो हमारे CM साहब के जो PSO था उसके लड़के को गिरफ्तार किया, लड़के के दोस्त को किया, और दोस्त के दोस्त जो अभी सीकर में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में यहां रुका हुआ था वो वहां से भाग गया। तो अब आप देखिए कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। SOG के पास इतना स्टाफ नहीं है, SOG के पास इतनी काम करने की क्षमता नहीं है कि वो 24 घंटे काम करे तो भी 800 व्यक्तियों को उनमें से गेहूं बीन सके। इसलिए ये था जरूरी कि जो न्याय होना चाहिए था ये बहुसंख्यक के फेवर में होना चाहिए। और बहुसंख्यक कौन थे? वो 8 लाख विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बैठे थे। अब आप बताइए उनका क्या दोष था? जिनको पेपर मिल गए उन्होंने तो पेपर पढ़ के पास कर लिया, तो जिनको नहीं मिला वो बेचारे फेल हो गए। तो बात यह है कि न्यायपालिका ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और राजनीतिक दलों को उनको अपना आईना दिखा दिया कि आप लोग सचेत होकर काम करिए, अन्यथा हम इसके अंदर आप लोगों को इस प्रकार से जनता के साथ नहीं खेलने देंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, RPSC की एक आप देखिए बड़ी एक विडंबना है, आप भी इससे जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहां, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सब कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, पार्टी के कार्यकर्ता जो रहे हैं सक्रिय भूमिका में, उनको पार्टी में उनमें RPSC में वो क्या न्याय कर पाएंगे? वो पार्टी की विचारधारा से, पार्टी की जो भी अभी तक रंगत में रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, यानी कि एक ऑब्लिगेशन का जो वाकई RPSC की अपनी एक इमेज थी
लोग बताया करते थे कि राजस्थान में देखिए आरपीएससी को उस तर्ज पे, लेकिन होता क्या है वो उसका परिचित है। समझ नहीं आता कि सरकारें केवल ओबलाइज करने का, जातिगत समीकरणों को साधने का एक अड्डा बना दिया आरपीएससी को। अड्डा इस वजह से कह रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अड्डा है इस वजह से अड्डा कह रहा हूं मैं। योगेंद्र साहब, अभी आरपीएससी में यूआर साहू लगे, ये ईमानदार व्यक्ति थे इसलिए लगाए गए वहां। आलोक राज जो अधीनस्थ आयोग में है, आप देखिए उन्होंने पीटीआई परीक्षा के कितने विद्यार्थियों की जांच करवा दी, कागजों की 1800 की कराई है 5000 में से, और 300 के करीब का रुकवा दिया। अभी तक मुकदमा दर्ज हो गया उनके खिलाफ। इसी तरह से आरपीएससी में जाते ही यूआर साहू ने क्या किया, 5000 से ज्यादा की जांच करवा दी कि उनके दस्तावेज कैसे हैं, भ्रष्टाचार कैसे है, उनको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वही तो कह रहा हूं, ईमानदार मेरिट्स पे होना चाहिए, जो आदमी योग्य है उसको मैं यही कह रहा हूं, भविष्य बनाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, कोई भी राजनीतिक दल का मुखिया कभी भी बेईमान को नहीं लगाने का प्रयास करता है, माफ करिए, लेकिन उसके ऊपर जो दबाव आते हैं, जो राजनीतिक दबाव आते हैं, इसकी वजह से वो लगा देते हैं। मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन रिजल्ट तो वहीं जाता है ना कि बिल्कुल में जाए चाहे कैसे भी जाए। बिल्कुल रिजल्ट गया ना। अब जैसे संजय श्रोत्रिय जी को लगाया, यूं पुलिस विभाग में हम जानते हैं कि वो ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन ईमानदार होना ही जरूरी नहीं था, ईमानदार दिखना भी जरूरी था, लेकिन वो वहां ईमानदार दिखे नहीं। आप देखिए उनके राजकाल में आप बाबूलाल कटारा, रामू राम राय का, इनको क्या गजब का खेल खेला इन लोगों ने। तो इस तरह के जो अधिकारी लगाए जाते हैं उनको यह भी देखना चाहिए कि हमारे प्रति लॉयल है तो है, लेकिन ईमानदार भी है कि नहीं है, ये पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल है भी कि नहीं है, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। और आप देखिए एसओजी ने पहले ही, मैं आपको बता दूं, पीएचक्यू में ये जब ज्वाइन करने गए 800, तो वहां बाबुओं को एप्लीकेशन देनी पड़ती। मैं भी गया था कि साहब मैं आया हूं पास होके, मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट ली जाए। तो जब बाबुओं ने देखी, उनसे कईयों से तो एप्लीकेशन लिखने में नहीं आई, तो बाबुओं ने वहां आईजी को कहा कि साहब ये तो लिखने में ही नहीं आ रही इनसे तो कहीं भी, तो कहा यार ये सारे ही ऐसे आए हैं क्या। तो आप देखिए कि वहीं से पीएचक्यू वालों को यह पता चल गया कि इसके अंदर कोई ना कोई घोटाला हुआ है। फिर आईबी से रिपोर्ट मांगी गई तो 110 विद्यार्थियों के बारे में पाया गया कि साहब इसमें फर्जी आए 110 में। और फिर उसके बाद क्या किया, मुकदमा दर्ज हुआ, फिर एसओजी ने परीक्षा ली आरपीएफ में, इन्हीं की 800 की वो परीक्षा दी, एक साधारण सा पेपर लिया और सबसे पेपर करा लिया। 50% ऐसे अभ्यर्थी जो उस पेपर को पास भी नहीं कर पाए, मतलब पास लायक भी नंबर नहीं आए। अब बताइए, ऐसे सब इंस्पेक्टर जो हमारे कानून की रीढ़ की हड्डी हैं, जो अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान में साक्ष्य एकत्र करते हैं, पब्लिक के पास सीधे जाते हैं, अगर यही सारे के सारे या इनमें से आधे या इनमें से 800 पब्लिक के पास इन्वेस्टिगेशन करने जाते, तो एक बार आदमी ऊंची आंख करके पूछता भाई ये उस फर्जी वाले में से तो नहीं है जो अभी पास होके आए हैं। तो इस प्रकार की चीज हमारे, मैं कई बार देखता था कि लॉ एंड ऑर्डर में नए बच्चे बच्चियां जब जाते थे तो कांस्टेबल और कोनिया मारते थे कि 2021 बैच के, तो कई बच्चियां बेचारी शर्माते हुए कहते हैं कि हम उस बैच के नहीं है। तो ये पोजीशन थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि होना चाहिए था, और अदालत को जो लगा होगा उसी तरह से फैसला उन्होंने दिया है। चलिए प्रतीक सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सियासत होना लाजमी है और सियासत हो रही है। आप पे ठीकरा इस बात का फोड़ा जा रहा है कि आपके वक्त ये भर्तियां हुई थी, नोटिस में आने के बावजूद भी आप लोगों ने रद्द नहीं की, और जो लोग बैठे थे उन पे किसी तरह की कोई लगाम नहीं रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हाई कोर्ट ने जो इस तरीके का फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और ये होना चाहिए था। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की, तो सबसे पहली जो एफआईआर है वो सितंबर 2021 में दर्ज हुई थी। उसके अंदर 40 से ज़्यादा लोगों का नाम था, जिसके अंदर ट्रेनी जो एसआई लोग हैं उनका नाम था, अधिकारियों का नाम था। और उसके बाद में हमारी सरकार रहते ही सितंबर 2023 के अंदर रामू राम रायका को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य तौर से जो आज माननीय हाईकोर्ट ने बताया, तो रामू राम रायका का मुख्य तौर से उसमें हाथ रहा है। रामू राम रायका की नियुक्ति कब हुई थी? भाई आप पूर्ववर्ती सरकार पे या कांग्रेस सरकार पे पूरा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, लेकिन रामू राम रायका की जो नियुक्ति है वो तो वसुंधरा जी की सरकार में हुई थी। वसुंधरा जी ने उनको किया था। और आपको याद होगा अभी पिछले दिनों में कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पे चढ़ गए थे, तो किरोड़ी लाल मीणा जी उनको उतरवाने गए थे, तो उन्होंने एक प्रेजेंट के एक मंत्री का नाम लिया था, के विश्नोई। तो क्या आज जब कोर्ट ने ये भर्ती रद्द कर दी है, तो प्रेजेंट की जो सरकार है बोल रहे हैं क्योंकि 50% से ज्यादा भर्ती जो फर्जी हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें,
और जो के बिश्नोई का नाम जो आया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन ये सरकार को ये पता था कि इनका एक मंत्री, जो प्रेसिडेंट का मंत्री, वो लिप्त है, इसलिए सरकार बहाने बना रही थी और सरकार इसीलिए ही सब कमेटी की रिपोर्ट झुटला देती है, आप एसओजी की रिपोर्ट झुटला देती है, पीएचक्यू की रिपोर्ट झुटला देती है और बोलती है ये भर्ती रद्द नहीं होगी। और मैं तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, मैं तो इनसे बोलता हूं कि आप जाकर के अपने वहां पे सरकार में बताएं कि ये सारे लोगों के खिलाफ जिन जिन के भी नाम है, कोई चाहे पूर्ववर्ती सरकार का हो, चाहे प्रेजेंट सरकार में मंत्री हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबके खिलाफ निष्पक्ष जांच सीबीआई से होनी चाहिए। क्योंकि 2023 में जब चुनाव हो रहे थे तो यही ये बोल करके आए थे कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो अब हम ये मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अब मांग आप लोग कर रहे हैं, जब सरकार में आने से पहले यही मांग बीजेपी कर रही थी। नहीं, हम तो दोनों तैयार है तो करवाई देनी चाहिए इसकी जांच। नहीं, हमने तो हमारी जांच एसओजी की कर रहे थे। मैंने बोला कि सबसे पहले संजय सूत्री, ये अपने जो रामू राम राय का है, ये गिरफ्तार हुए तो सितंबर 2023 में हमारी सरकार थी। पहली बार जब एफआईआर दर्ज हुई वो सितंबर 2021 में हुई, हमारी सरकार थी। हमने उस समय पे कार्रवाई की। लेकिन इन्होंने जब जनता के बीच में बोला एक तो आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। इन्होंने बोला सीबीआई से जांच कराएंगे, वो आज तक नहीं हुआ। और सीबीआई से जांच नहीं, मैं यहां पर खुले में कह के जा रहा हूं, अब इसके बाद कोई जांच नहीं होगी। क्योंकि इनके प्रेसिडेंट के मंत्री का इसमें नाम है। बच्चे वो टंकी पे जो किरोड़ी लाल जी उतरवाने गए थे, आपको याद होगा, तो किरोड़ी लाल जी को बच्चे कह रहे थे कि के बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई की नहीं गई। इसीलिए ही अब बीजेपी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आप देख लीजिएगा अपने मंत्री को बचाने के लिए। चलिए गर्ग साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। सीबीआई की जांच आपने भी की और ये भी कर रहे हैं, लेकिन अब फैसले के बाद में क्या कोई जांच होगी कि या छोड़ दें कि अब तो अदालत ने फैसला दे दिया, अब क्या इसमें आगे बढ़ाना है? देखो, न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस इस तरह के न्यायालय के फैसले का स्वागत करते रहे, क्योंकि ये न्याय प्रक्रिया में तो विश्वास करती नहीं है कांग्रेस। दूसरा ये है कि कांग्रेस देखिए आज खुशी मना रही है। अरे भाई, आपके कार्यकाल के अंदर ही हुआ ये सब चीज़ें। आपके कार्यकाल के अंदर 18-19 एग्जाम्स हुई है, सबके सब पेपर लीक हुए हैं, आपके समय में ही हुआ है, फिर भी खुशियाँ मना रहे हैं। और भैया आपने क्या किया है ये तो बता दीजिए ना। कितने घोटाले कर दिए। ये आज का पेपर है, आज दैनिक भास्कर का, कितने दिव्यांगों के नाम से आरपीएससी में भर्ती हो रही है, फर्जी सर्टिफिकेटों से। आपने क्या किया, आज एसओजी काम कर रही है। आज अगर जो अशोक राज जी का नाम ले रहे हैं, वो लोग काम तो कर रहे हैं ना। आपके समय के जो आरपीएससी के अध्यक्ष है, आपके समय के जो भी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो फर्जीवाड़ा किया ना। हमारी सरकार आने के बाद एसओजी ने ये चीजें तो किए ना। राय का तो सर आपके टाइम के ही भर्ती किए हुए हैं, वो भी तो इसके बाद रिटायर हो गए थे। इस वजह से कह रहा हूं, देखिए, हाँ, बिल्कुल हमारे टाइम पे अपॉइंटमेंट था, लेकिन सजा मिली है हमारे टाइम पे। बाबूलाल कटारे सजा भी इन्हीं के टाइम पे, गिरफ्तार इन्हीं के टाइम पे। इसके बाद क्या हमने क्यों पक्ष लिया उनका? हमने, अरे भाई तो फिर नहीं, तो एक ये हमने किया कि उनको जमानत दे दें, ये हमने किया। लो फिर भी नहीं किया हमने। मैं यही समझ में नहीं आता कि यही समझ में अपन मुद्दे पर चलें, दाएं बाएं नहीं जाए। क्योंकि एक बात तो यह है कि अभी जोशी साहब ने जैसे कहा, जोशी साहब दोनों तरह से इस केस को देख रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे और जुडिशियल पार्ट पे भी, क्योंकि अब एक लॉयर भी हैं ये और हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। इनका यह कहना था कि सरकार का खुद का भी ढुलमुल रवैया रहा है इसको रद्द कराने के लिए, लेकिन अब आप सब लोग स्वागत कर रहे हैं भर्ती रद्द होने का। कुछ इसमें ऐसे भी नहीं है कि बेचारे जिन्होंने मेहनत करके जो हुए उनका भी था, दोनों चीजें थी। हम ये चाहते थे कि भाई केस हाईकोर्ट में चल रहा, अब हाईकोर्ट भी तो निर्णय लेगी ना इस चीज का। जब हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि ये अच्छा है। लेकिन 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी, जितने भी हुए उसमें फर्जीवाड़ा। अरे भैया, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पीएसओ तक गिरफ्तार हो रहा, यानी कि मुख्यमंत्री जी भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। आपकी सरकार की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि सब भारतीय जनता पार्टी ने रहना। अरे भाई देखो तो सही ना, आपने क्या किया। हमारे आने के बाद में कम से कम वहां पे सुनवाई हुई और भर्ती रद्द तो हुई, लेकिन ये तो 2021 का मामला है भाई। 2021 से 2023 तक तो आपकी सरकार थी, कर देते रित। आपको पता नहीं चला 2021 का 2023 तक कि इसमें पेपर लीक हुआ। अब कैसे पता लगा कि ये पीएसओ भी गिरफ्तार हो रहा है, बाबूलाल नायका भी गिरफ्तार हो रहा है, वो भी हो रहा है? कैसे पता लगा? यानी कि पहले आपको पता था।
चाहते तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, आपने तो करोड़ों रुपए बनाए साहब, आपने तो करोड़ों रुपए बनाए। वो राजीव गांधी जी जो बोल के कहते ना 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में, राजीव गांधी जी दुनिया में नहीं है। हाँ, तो उन्होंने ही बोला था कांग्रेस के लिए, बोले साहब हमारी सरकार में सिस्टम है 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में। तो इन्होंने साहब 5 साल तक वही काम किया। कोई सा भी देखिए, कोई से भी एग्जाम को उठा के ले लीजिए जिसके अंदर इन्होंने फर्जीवाड़ा, चाहे टीचर की भर्ती हो उसके अंदर भी फर्जीवाड़ा, चाहे और कोई किसी भी तरीके का हो, एसआई भर्ती हो, इंस्पेक्टर की, आईएन की भर्ती हो, किसी में भी देख लो, जहां देखो वहीं पे घोटाला निकल के आ रहा है। लेकिन मैं तो सत्ता के बाहर हुए योगेंद्र जी, हाँ, तो इसके बाद में हमारे टाइम पे तो हो गई ना, 100 से ज्यादा एग्जाम हुई है, एक भी पेपर लीक हुआ तो बता दीजिए, कभी नेटबंदी हुई हो तो बता दीजिए। इन्हें तो छोटी छोटी चीजों में नेटबंदी कर दी, या तो कश्मीर में नेटबंदी होती थी या राजस्थान में नेटबंदी होती थी, ये स्थिति कर दी थी। कि जब अदालत के फैसले का सब स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्पोक्स पर्सन किसी भी पार्टी का होता है तो पार्टी की एक लाइन मिलती है उसको। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी ये कहा था कि आरपीएससी का पुनर्गठन कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। आपने, हर कोई ये बात कह सकता है कि मिस्टर साऊ, यूआर साऊ जो डीजीपी थे, उनको आपने बेटा बहुत अच्छा काम किया, आपने उनकी ईमानदारी पे कोई खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन और भी तो सारे लोग बैठे हुए हैं, कर रहे हैं ना, आरपीएस 6 से 10 और मेंबर बढ़ा दिए साहब, ये पुनर्गठन ही तो है। पहले 6 मेंबर थे, अब 10 कर दिए, 10 और एक बाद में प्रेसिडेंट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट हो रहे हैं साहब, हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। पर बात ये है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आज कांग्रेस को किस बात की खुशी हो रही है कि या तो पैसा लेके आ जाओगे। अब बेचारे जिनका पैसा लिया उन्होंने, अरे देखो तो सही क्या स्थिति है, घोटाला इनने किया, भ्रष्टाचार इन्होंने किया, फिर भी खुश हो रहे हैं। अरे भाई ये देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एसओजी पकड़ के लाई है, एसओजी ने 58 से 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और आए दिन कोई पकड़ में आ रहा है, आए दिन 2018 से 23 तक का कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए। आपके मतलब कि मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आज भी हंस रही है और खुश हो। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये। अरे भाई करोड़ों रुपए कहा गया आप लोग। सवाल तो सुनिए, वैसे क्या अपेक्षा थी आज आपको कांग्रेस से कि फैसला आएगा तो उसके बाद में कांग्रेस नहीं, इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कांग्रेस को कि हाँ हमारे टाइम पे भ्रष्टाचार हुआ, 5 साल तक हमने खूब नोट छापे, ये इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कोई भी पार्टी 5 साल तक खूब नोट छापे इन्होंने, खूब भ्रष्टाचार किया, 70 लाख युवाओं के साथ अन्याय किया इन्होंने, बेचारे 18 घंटे तक पढ़ाई करते थे और दूसरे दिन पता लगता था पेपर लीक हो गया। ये स्थिति थी। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी सोच को। लेकिन कोई भी पार्टी का नेता ये कहेगा क्या, किसी के चाहे वो चकले घर पकड़े जाएं या किसी की भ्रष्टाचार की कुंडलियां खोलें, कोई पार्टी कहेगा कि वाह हमारे शहर में देखो क्या गड्डियां इकट्ठी कर रखी है जो जनता के सामने आ रही हैं, कोई कहेगा ये? मैं आपके सुझाव को सैल्यूट करता हूं। कोशिश करिएगा कि मदन राठौर साहब से होते हुए नरेंद्र मोदी साहब तक ये बात जाए कि गर्ग साहब ने सुझाव दिया, वाकई होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर ही होना चाहिए। रुक करना चाहूंगा वापस एक बार मैं सर आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने हमारे साथियों को सुना यहाँ पे और जो सामने चीजें आ रही हैं वो आपने सुनी भी। अब क्या लगता है आपको, मैंने पहले भी सवाल किया था कि क्या अब जिन लोगों को लगता है, क्योंकि देखिए अदालत के फैसले से सहमति और असहमति दोनों होती हैं, क्या लगता है आपको कि किसी के पास कुछ रास्ता बचा है? क्योंकि कुछ कॉलर्स के जैसे फोन आ रहे थे कि हम सहमत नहीं है फैसले से, क्योंकि पहले से आंदोलन भी कर रहे हैं कि यथास्थिति रखनी चाहिए। अब क्या लगता है सर आपको कि अदालत में जाने का उनके पास कोई रास्ता बचा है? देखिए, अदालत में जाना या नहीं जाना सबसे पहले तो ये सरकार को तय करना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार के ही कुछ बड़े लोग बोल रहे थे, या अतिरिक्त महाधिवक्ता भी बोल रहे थे कि हम इसका अध्ययन करेंगे जजमेंट का और उसके बाद देखेंगे कि इसको डिविजनल बेंच में से चैलेंज करना अथवा नहीं करना। इसका मतलब सरकार भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो इस फैसले को मानेगी या आगे चुनौती देगी, क्योंकि प्रारंभ में जैसा सरकार का रुख था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, बाद में सरकार का रुख उल्टा हो गया कि नहीं भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सरकारों के फैसले कानून से कम और राजनीति से ज्यादा होते हैं। परंतु जहां तक जो लोग ये समझते हैं कि जो हम ईमानदारी से भर्ती हुए हैं वो उनके पास ऑप्शन है, वो डीबी में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, परंतु जैसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है वैसे सरकार की ओर से फैसले का स्वागत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में मुझे कहा 50 से ज्यादा अभ्यर्थी 800 में से गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां पर इतने बड़े मास लेवल पर, जहां 1 महीने पहले पेपर बाहर आ गया हो,
उस परिस्थिति में ये भर्ती रद्द होने से नहीं रुकेगी। चाहे आप इसकी डिले करें, जैसे 2 वर्ष की डिले ऑलरेडी हुई है, अगर यही भर्ती 2 साल पहले रद्द हो गई होती तो कुछ जो लोग 2 साल और जिनके खराब हुए कम से कम वो बच जाते। परंतु इसलिए जितना भी इसको लिटिगेशन में उलझाया जाएगा उतना मामला खराब ही होगा, क्योंकि स्थिति बिल्कुल साफ है। कानून जानने वाला हर व्यक्ति इस चीज को जानता है कि ये भर्ती कानूनन टिक नहीं कर सकती, और इसीलिए सरकार के महाधिवक्ता ने भी ये राय दी थी। ये बात अलग है कि सरकार ने महाधिवक्ता की राय को नहीं माना, उनके अपने लीगल एडवाइजर की बात को नहीं माना। तो इसलिए स्थितियां बिल्कुल साफ हैं, कानून बिल्कुल साफ है। कुछ लोगों को नुकसान हुआ, इस आधार पर यह गलत भर्ती जारी नहीं रह सकती, नहीं कर सकती। और इसी अपने लीगल एडवाइजर की बात को नहीं माना, तो इसलिए स्थितियां बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जैन साहब, आप सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं कि इसको ज्यादा उलझाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों की, देखिए ये बात सही है, अगर जो लगता है कि हम पीड़ित हैं, हमारे साथ में अन्याय हुआ है, तो उनके लिए अदालत ने रास्ता खोला है। मुझे लगता है सरकार भी उसी ट्रैक पे जाएगी कि उनको परमिट करेंगे, एज का राइडर नहीं रहेगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनको कुछ एडवांटेज मिल सकता है। वाकई तो पेपर क्लियर करेंगे तो वो सफल होंगे, तो उनको लगता है कि शायद हो सकता है उनकी सीनियरिटी को भी उसी तरह से काउंट करे। क्योंकि ये जो पद हैं, जो भर्ती अभी निकली हुई है उसके साथ ही जो रद्द हुई है भर्ती उसको प्लस करके टोटल भर्ती निकाल को इसमें शामिल करने की जो बात कही गई है। मैं समय कम है लेकिन मैं 30 सेकंड जोशी साहब और तीनों के पास में आना चाहूंगा। जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, अब क्या करना चाहिए? समय बहुत कम है। देखिए, करना तो इसमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये परीक्षा दोबारा हो और बिल्कुल न्याय संगत तरीके से दोबारा होनी चाहिए जी, ये मेरा मानना है। अब देखिए, एक विकलांग कोटा आ गया, एक डाइवर्स कोटा आ गया, इनमें भी बेईमानी चल रही है। तो मेहरबानी करके इसके अंदर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि विकलांग कोटे के अंदर जिनके 13% विकलांग है वो नौकरी कर रहे हैं। अभी सीएमएचओ में 3 काम कर रहे थे विकलांग, उनकी जांच होने के लिए एसएमएस गए, तो जो दूसरा आदमी विकलांग अंदर चला गया और वो बाहर जो था वो इस तरह की व्यवस्था जोशी साहब, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, दुरुस्त करना चाहिए, एक भरोसा कायम होना चाहिए, ये रास्ते नहीं निकाले जाने चाहिए। भर्ती परीक्षा निकलती है, उसी के साथ में दलाल लोग ढूंढना शुरू कर देते, और मार्केट में आज भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी कई दलाल मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक बार गुजारिश करना चाहूंगा उन अभ्यर्थियों से भी कि इस तरह के दलालों के चक्कर में मत पड़िए। जिस दिन कुंडली खुलेगी उस दिन आप भी पछताएंगे और आपके जो भी आका होंगे वो भी पछताएंगे। प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति एक पार्टी करती है तो दूसरी भी करेगी, तीसरी भी कोई वो भी करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान के युवाओं के हित की बात है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए? नहीं, योगेंद्र जी आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जो एसओजी ने जो जांच की है वो जांच सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं के बिश्नोई, उसका नाम है उसके अंदर, अभ्यर्थियों ने नाम दिया है। और जब मैंने पूछा, मैं कह रहा हूं आप पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, प्रेजेंट मंत्री, सबकी जांच कराइए ना। लेकिन प्रेजेंट मंत्री बोलने को तैयार नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता। आपकी डिमांड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो फैक्ट्स रखे हैं एसओजी ने वो बाहर आने चाहिए। बिल्कुल सब आपके पास में आना चाहूंगा, एसओजी ने जो जांच की है या जिन्होंने भी किया जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अब बिल्कुल निश्चित रूप से एसओजी अपना अच्छा काम कर रही है और रोजाना रोजाना फर्जी वाले रोक रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। शांत रहो, कोई बात नहीं। अगर के बिश्नोई जी भी अगर दोषी है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भाई भतीजावाद नहीं होता, रिश्तेदारी नहीं चलती हमारे यहाँ पे, जो भी है उनको है। और राम रायका जी को 1 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया है, आपके शासन में नहीं हुआ गिरफ्तार, हमारी सरकार आने के बाद में गिरफ्तार। झूठ नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। सर समय कम है सर, चले समय कम है सर, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। खैर, कुल मिलाकर के यह है कि ये एक नजीर पेश हुई है और मैं फिर कहूंगा कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, उन दलालों के चंगुल में मत आइए जो ये कह करके कि हम आपको परीक्षा पास करा देंगे। करवा भी सकते हैं, मैं इसे खारिज नहीं करता, लेकिन इस तरह के पेपर के साथ में 60 गांठ का खुलासा जब होगा तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके बाद में आपका क्या होगा। ईमानदारी से दीजिए, परीक्षा के लिए मेहनत करिए और इस एग्जाम के साथ में जो अभी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं उसको भी सरकार अध्ययन करके, मुझे लगता है कि जो लोग लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है शायद उनको भी एक मौका मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।